ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के सब बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं असली चैन। खबरों में बात करेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। रोनकता क्षेत्र में बंगाली डॉक्टर दंपति की दर्दनाक मौत, पत्नी की हत्या कर डॉक्टर द्वारा खुदकुशी करने का अंदेशा। उत्तम इंस्टीट्यूट मालिकान पर थाना सिकंदरा में मुकदमा दर्ज, संस्थान की छात्रा ने बेटे सहित 8 लोगों पर लगाए गंभीर आरोप। छठ पूजा के मौके पर भी प्रदूषण से मुक्त नहीं हो सके यमुना के घाट, भक्तजनों में नाराजगी। सोमवार से सभी घाटों पर होगी सूर्य की पूजा। और 5 दिनों तक पानी के लिए तरसता रहेगा 1/4 शहर। सिकंदरा वाटर प्लांट में पाइपलाइन फटने से खड़ा हुआ जल संकट। आगरा ग्वालियर हाईवे पर तेज रफ्तार से आ रही बाइक सवार ने टक्कर मारकर बुजुर्ग को मौत की नींद सुला दिया। एक्सीडेंट के बाद जहां पुलिस और परिजनों बुजुर्ग को अस्पताल लेकर पहुंचे तो वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ग्वालियर रोड पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब तेज रफ्तार से आ रही मोटरसाइकिल ने एक बुजुर्ग व्यक्ति को मौत की नींद सुला दिया। परिजनों के अनुसार मृतक कन्हैया लाल गोपालपुरा घर के लिए रोड क्रॉस कर रहे थे। उसी समय तेज रफ्तार से आ रही बाइक सवार ने गर्दन पर होकर पहिया निकाल दिया। मौके पर पहुंचे परिजनों और पुलिस ने कन्हैया को एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया तो चिकित्सकों ने कन्हैया लाल को मृत घोषित कर दिया। रोड क्रॉस कर रहे थे तो बाइक इनके ऊपर से निकली, गर्दन के ऊपर से। आगरा फतेहपुर सीकरी रोड पर एक महानगर बस के अनियंत्रित होकर पलटने से अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में दर्जन भर से अधिक लोग घायल हुए हैं। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायलों को एसएन में भर्ती कराया है। दरअसल मामला थाना मलपुरा के फतेहपुर सीकरी रोड का है। जब एक प्राइवेट महानगर बस किरावली से आगरा तेज रफ्तार से आ रही थी तभी महुअर गांव के पास अनियंत्रित होकर बस पलट गई। इस हादसे में दर्जन भर से अधिक लोग घायल हुए हैं। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायलों को एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया है, जहां घायलों का उपचार चल रहा है। जी चौप सिंह महानगर में बैठा था और बस पलटी है, उसमें हालत खराब हुई है। कितने लोग घायल हुए टोटल इसमें? टोटल की मुझे नहीं पता है, 25-30 आदमी होंगे घायल। तो बस से आ रहे थे किरावली से, बीच में एक्सीडेंट हो गया, बस पलट गई, उसमें 20-25 लोग घायल हैं। कहाँ से आ रहे थे? बस कहाँ आ रही थी? किरावली से आ रही थी, आगरा आ रही थी। कोई गंभीर घायल है? गंभीर हालत है चौप सिंह की। कौन सी बस्ती की? मिनी बस। थाना सिकंदरा के रोनकता में उस वक्त सनसनी फैल गई जब यहां रहने वाले एक बंगाली डॉक्टर की पत्नी का रक्त रंजित शव कमरे में पड़ा मिला। इसी के साथ लोगों को सूचना मिली कि डॉक्टर ने रोनकता स्थित रेलवे ट्रैक पर ट्रेन के सामने आकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अनुमान लगाया जा रहा है कि पत्नी की हत्या कर डॉक्टर ने खुदकुशी कर ली। ये घटना है थाना सिकंदरा इलाके की रोनकता क्षेत्र की, जहाँ रविवार सुबह इसी कस्बे में क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर प्रवीण का शव रेलवे ट्रैक पर मिला। लोगों ने ये सूचना उसके घर पत्नी तक पहुंचाई तो पता चला कि उसकी पत्नी का शव घर में ही रक्त रंजित पड़ा था, जिसकी हत्या गला रेत कर हुई थी। इस सूचना पर सिकंदरा पुलिस मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि प्रवीण ने पहले अपनी पत्नी की सोते समय धारदार हथियार से गला रेत कर उसकी हत्या कर दी और उसके बाद खुद ट्रेन के सामने कूदकर खुदकुशी कर ली। प्रवीण के परिजनों के मुताबिक प्रवीण ने मलिका से कुछ माह पहले प्रेम विवाह किया था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि प्रवीण को ये कदम उठाना पड़ा? कुछ नहीं जानकारी है हमें, तो शादी करके ले आई ये भी नहीं मालूम है। अच्छा, फिर हमें तो वो पहचान पत्र मतलब फोन गया हमारे पास, हम तो बात कुछ पता नहीं है। घर से कब निकले थे? घर से 11 तारीख का आए थे। क्या क्या निकले थे? पता नहीं, हमारे पास रुके 2-3 दिन। अच्छा, फिर यहाँ परसों का दिन आए थे अच्छी तरह से। अरे पत्नी के साथ ही घर पे रहता था? क्या बताया थे, कैसे शादी करी थी उन्होंने? दोनों प्यार करते थे। मौके पर पहुंची पुलिस को प्रवीण के कमरे से खून में सना लोहे का गड़ासा भी बरामद हुआ है। पुलिस भी इस घटना की जांच में जुटी है कि ऐसा आखिर क्यों हुआ जो प्रवीण ने इस घटना को अंजाम दिया। ये तो पुलिस की जांच में ही पता चलेगा कि इस घटना को किस वजह से अंजाम दिया गया।
तक जानकारी प्राप्त हुई है, सिकंदरा थाना क्षेत्र के अंदर रोनकता के अंदर व्यक्ति की डेड बॉडी मिली है रेलवे ट्रैक पर। उन्होंने अपनी पत्नी की गला काट के हत्या की और उसके बाद सुसाइड कर ली और अधिकारी मौके पर पहुँचे। डेड बॉडी को पीएम के लिए भेजा गया। इस तरह इसकी पूरे प्रकरण की जाँच कराई जा रही है, क्या मैटर है, यदि कोई और बात निकल के आती है तो जो भी इसके अंदर विधिक कार्रवाई समाजिक की जाएगी। थाना मलपुरा के अजीजपुर के तुलसीपुरा स्थित चोरों ने एक घर को निशाना बनाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दे डाला। चोरों ने घर में रखे लाखों की नकदी और जेवरात पर हाथ साफ कर दिया और आसानी से फरार हो गए। जिले में चोरों पर अंकुश लगाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना प्रभारियों को सख्त हिदायत दी थी और दावा किया था कि जिले में चोरी की वारदातें रुक सकें, लेकिन चोर पुलिस से हर बार एक कदम आगे चल रहे हैं। इस बार चोरों ने शहर से हटकर देहात क्षेत्र में वारदात कर पुलिस को खुली चुनौती दे डाली। चोरों ने इस बार थाना मलपुरा के अजीजपुर के तुलसीपुरा में घर को उस समय निशाना बनाया जब घर के सभी लोग बाहर गए हुए थे। जैसे ही लोग घर पहुंचे तो पता चला कि चोरों ने घर में रखी नकदी और जेवरात पर हाथ साफ कर दिया है। चले गए थे, उधर से हम आ नहीं पाए। जब सुबह देखा तो आगे मैंने देखा तो ताला टूटा पड़ा था। वो चला गया, का नाम खोला चला गया, चूड़ी चली गई और जो गई, कुंडा चले गए, पाले चली गई, घड़ुआ चले गए और अंगूठी चली गई और कन्नौनी गई और जी का नाम है टीका चला गया। 8-10 लाख रुपए की चीज, बहुत सामान चला गया। चोरों द्वारा चोरी की इस घटना के बाद पुलिस अब इन शातिर चोरों को कब तक पकड़ सलाखों के पीछे भेज पाती है, ये देखने वाली बात होगी। शहर के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान उत्तम इंस्टीट्यूट के मालिक के बेटे पर एक छात्रा ने एसएसपी से मिलकर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिस पर उत्तम ग्रुप के मालिक सहित परिवार के 8 लोगों पर महिला थाने में गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। थाना सिकंदरा इलाके में स्थित उत्तम इंस्टीट्यूट के मालिक उत्तम सिंह के बेटे सुबोध के खिलाफ एक छात्रा ने बलात्कार का मामला दर्ज कराया है। सुबोध छात्रा के घर के पास का ही रहने वाला है। छात्रा का आरोप है कि 2009 से सुबोध उसके साथ शारीरिक शोषण कर रहा है। छात्रा ने रेप के पहले दिन ही विरोध किया तो सुबोध ने जान से मारने की धमकी देकर छात्रा का मुंह बंद कर दिया और उसके बाद छात्रा को शादी करने का झांसा देकर लगातार शारीरिक शोषण करता रहा। वहीं जब छात्रा सुबोध के उत्पीड़न से तंग हो गई तो पीड़ित छात्रा ने आगरा से पढ़ाई छोड़कर शिमला में बीटेक की पढ़ाई शुरू कर दी, लेकिन सुबोध नहीं माना और छात्रा को शिमला में भी फोन कर धमकाना शुरू कर दिया और शारीरिक संबंध बनाने के लिए उसे धमकाता रहा। एफआईआर के मुताबिक पीड़ित छात्रा जब सुबोध की यातनाओं से तंग आ गई तो शिमला में उसने सुसाइड करने का भी प्रयास किया। उसके बाद सारा राज खुल गया और फिर छात्रा के परिजनों को मालूम चला, जिस पर सुबोध के पिता उत्तम सिंह और उसके पूरे परिवार ने छात्रा के परिवार को हड़काया और आवाज खोलने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित छात्रा के पिता इस दुनिया में नहीं है, मां है। छात्रा पहले भी कई बार थाने पर शिकायत कर चुकी है, लेकिन उत्तम इंस्टीट्यूट उत्तम सिंह के रसूख की वजह से छात्रा की थाने में कोई भी सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद पीड़िता अपनी मां के साथ आगरा के एसएसपी के पास पहुंची और अपनी आप बीती कही। एसएसपी के आदेश पर महिला थाने में सुबोध के खिलाफ रेप का मामला दर्ज किया गया। सुबोध के पिता उत्तम सिंह, मां सुमन व भाई बहन संजीव, सारिका, पिंकी, बबली के खिलाफ धमकी का मुकदमा दर्ज कराया गया है। महिला थाने में सुबोध सहित सुबोध के परिवार के 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा आईपीसी की धारा 376, 504, 506 में दर्ज किया गया है। पीड़ित छात्रा और उसका परिवार इतना सहमा हुआ है कि वो मीडिया के सामने नहीं आना चाहता। वहीं पुलिस भी इस मामले में मीडिया के सामने कुछ कहने से बच रही है। खेल में हुए विवाद में खूब चले लाठी डंडे। मामला थाना न्यू आगरा क्षेत्र का है, जहां करबला स्थित मैदान में क्रिकेट खेलते वक्त दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। उनके बीच हुए घमासान में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें आनन फानन में इमरजेंसी में ले जाया गया। थाना न्यू आगरा स्थित करबला क्षेत्र में उस समय एक मामूली विवाद ने विकराल रूप ले लिया जब 2 पक्ष आमने सामने आ गए। खेल के मैदान से शुरू हुआ विवाद लाठी डंडों में तब्दील होते हुए इमरजेंसी तक जा पहुंचा। वहीं घायल पक्ष ने पुलिस प्रशासन से सहायता न मिलने के आरोप लगाते हुए किसी भी तरह की सुनवाई न करने की बात कही। बच्चों में लड़ाई हो रही थी, ये गेम खिलाता अपने यहाँ, चोटा है ये नंबर 1 का, चार तरफ डकैती वगैरह वगैरह ये अपने यहाँ डालता है। करबले की जगह जमीन बेचता है, ये कम से कम 2-2 लाख में ये जगह बेच देता है और उसके बावजूद अपने घर में गेम लगा रखा है। हमारे छोटे छोटे बच्चे गए इसके यहाँ खेलने, छोटे बच्चे खेलने गए तो इसने बच्चे में धक्का मार दिया, बच्चा गिर पड़ा। हमारे ये लोग बोले कि बच्चे क्यों धक्का मार रहे हो, सीधी ऊपर से आकर उन्हें सीधी सलिया उसके चांद पे छोड़ दी है और बच्चे बोले तो औरों को मारता पीटता गया है। वैसी चिरान हो गई बच्चों में। क्या चिरान हो गई थी? बैट बॉल की खेल रहे थे हम लोग, हमारे छोटे छोटे बच्चों को मारा। शकील नाम है और का नाम बबलू, गुल्लू, शकील
शक्ति कपूर, इन चारों ने, चारों ने मिलकर। किसी से मारा था? इनके हाथ में लोहे की सरियाँ थी। पीड़ित पक्ष की माने तो क्षेत्रीय दबंगों के उत्पीड़न के बाद थाने पहुंचने पर उन्हें न्याय नहीं मिला, जहां उन्हें पुलिस कर्मियों द्वारा डरा धमका कर वापस लौटा दिया गया, जिसके बाद उपचार के लिए इमरजेंसी पहुंचे घायल पक्ष ने उपचार के लिए घायलों को भर्ती करा दिया। वहीं झगड़े में गंभीर रूप से घायल हुए 3 लोगों के सिर में चोटें आई हैं और एक के हाथ पैर में फ्रैक्चर भी हुआ है। बावजूद इसके पुलिस द्वारा घायल की सुनवाई न करना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। शनिवार देर शाम सिकंदरा वाटर वर्क से आने वाले 1600 mm की पाइपलाइन फट जाने के कारण आधे से ज्यादा शहर में पेयजल संकट पैदा हो गया है, जिसके बाद आला अधिकारियों ने इसे दुरुस्त कराने की कवायद तेज कर दी है ताकि शहर को जल्द से जल्द पेयजल आपूर्ति सुचारू की जा सके। साथ ही वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए जल संस्थान के टैंकर से जल्द जल आपूर्ति की जा रही है ताकि पानी के लिए लोगों को भटकना न पड़े। शनिवार देर शाम सिकंदरा स्थित MBBR प्लांट से शहर को सप्लाई होने वाली पेयजल आपूर्ति उस वक्त बाधित हो गई जब 1600 mm की पाइपलाइन एक प्राइवेट कंपनी की खुदाई के दौरान फट गई, जिससे आधे से ज्यादा शहर की पेयजल व्यवस्था चरमरा गई। आनन फानन में जलकल अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मामले को जाना और इसे ठीक कराने की कवायदें शुरू कर दी ताकि शहर को पानी के लिए भटकना न पड़े। खुद जल संस्थान के महाप्रबंधक मंजू रानी गुप्ता भी रविवार को मौका मुआयना करने पहुंची और वहां मौजूद अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए ताकि जल्द से जल्द इस पाइपलाइन को ठीक कराया जा सके। यहां मौजूद अधिशासी अभियंता बीबी सिंह ने बताया कि इस पाइपलाइन को ठीक कराने के लिए विशेष सामान की जरूरत होती है, जिसके लिए ऑर्डर दे दिया गया है और उम्मीद है कि जल्द ही सामान मिलने के बाद शुक्रवार तक या उससे पहले इस पाइपलाइन को ठीक करा दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि लोगों को परेशानी ना हो, इसके लिए 35 टैंकरों के माध्यम से जलापूर्ति कराई जा रही है ताकि लोगों को पानी के लिए भटकना ना पड़े। ये सिकंदरा MBBR प्लांट से निकलने वाली 1600 mm की मेन पाइपलाइन है, जिससे लगभग आधे शहर की जलापूर्ति होती है। इसमें संजय प्लेस, आवास विकास कॉलोनी, शाहगंज, सुभाष नगर आज तमाम क्षेत्रों की सप्लाई यहाँ से की जाती है। यहाँ से सप्लाई पूरी तरीके से बंद होने के पश्चात जल का संकट पैदा हो गया है। इससे जल संस्थान ने वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पे लगभग 35 टैंकर, अपने निजी टैंकर और साथ में प्राइवेट टैंकर को लगा करके आपूर्ति को बहाल करने का सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास किया है। यहाँ मौजूद अधिकारियों को इस बात का भी डर सता रहा है कि गड्ढा ज्यादा गहरा होने के कारण यहाँ मिट्टी की डाह भी बनानी पड़ी है, जो कभी भी किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है ताकि किसी भी हादसे को होने से रोका जा सके। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे खुदाई और यहाँ पे 2-3 पाइपलाइनें गुजर रही हैं। पाइपलाइन के ऊपर से भी एक पाइपलाइन जा रही है, उसे भी रिमूव करके काम को करना है। इसके जो स्पेशल्स हैं वो फरीदाबाद से बनवाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जहाँ से जल्दी बन सके और इसको समस्या को दूर किया जा सके। इस पर पूरी तरीके से पूरी मुस्तैदी से काम लगा हुआ। GM साहब ने सामानों को बनाने के लिए आदेश दे दिए हैं और मंगलवार की देर शाम तक हमको मशीन एंड्स जो इसके मेन पार्ट्स हैं वो मिल जाने की उम्मीद है, जिसको लगा करके हम 24 घंटे के उसके बाद 24 घंटे में जलापूर्ति को बहाल कर सकेंगे। गौरतलब है कि इस पाइपलाइन के फटने से शहर के आधे से ज्यादा इलाकों में पेयजल संकट गहरा गया है, जिसमें शाहगंज, बोदला, हरी पर्वत, कोतवाली, सिकंदरा, राजा मंडी सहित अन्य प्रमुख इलाके भी शामिल हैं। बहरहाल इन इलाकों में जल संस्थान ने टैंकरों के माध्यम से जलापूर्ति कर लोगों को राहत देने की कोशिश जरूर की है ताकि लोगों के गुस्से का शिकार होने से बचा जा सके। बात देर शाम सिकंदरा वाटर वर्क्स स्थित से होकर गुजरने वाली पाइपलाइन 1600 mm की जो पाइपलाइन थी वो क्षतिग्रस्त हो गई जी, यही जिसके चलते शहर से आधे से ज़्यादा शहर की पेयजल व्यवस्था जो है पूरी तरह से चरमरा गई। जिसके बाद आला अधिकारी खुद मौके पर पहुंचकर इस पूरी कवायद में लगे हुए हैं कि इस पाइपलाइन को जल्द से जल्द ठीक कराया जा सके ताकि शहर की व्यवस्था जो है पूरी तरह से पहले जैसी बनाई जा सके। और साथ ही उन्होंने ये वैकल्पिक व्यवस्था भी की है कि जहाँ जहाँ ये लोग सप्लाई नहीं दे पा रहे वहाँ अपने निजी टैंकरों और किराए पे लिए गए टैंकरों के माध्यम से ये पेयजल की व्यवस्था कराएंगे ताकि लोगों को राहत मिल सके। अपने साथी अनिल सप्ताह के साथ कपिल अग्रवाल, ताज न्यूज़, आगरा। ताज न्यूज़ के सब बुलेटिन में फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक ले। ब्रेक के बाद भी खबरों का दौर लगातार जारी रहेगा।
सरल हुआ, सुगम हुआ नया विद्युत संयोजन। अब टोरेंट पावर में नया विद्युत संयोजन का आवेदन करना और भी सरल हुआ। आप निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ हमारे किसी भी ग्राहक सेवा केंद्र में संपर्क करें और शीघ्र नया संयोजन पाएं, जैसे ग्राहक द्वारा भरा हुआ आवेदन पत्र, परीक्षण पत्र, लाइसेंस, विद्युत ठेकेदार द्वारा प्रमाणित आवेदक का एक पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र की प्रतिलिपि, यदि उपभोक्ता गरीबी रेखा के अंतर्गत है तो बीपीएल राशन कार्ड की प्रतिलिपि। जहां संयोजन अपेक्षित है उस जगह पर कोई बकाया राशि न होने का घोषणा पत्र 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर, अपेक्षित परिसर का स्वामित्व प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि या उसके अभाव में 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर क्षतिपूर्तिबद्ध पत्र। यदि आवेदक उस परिसर का स्वामित्व नहीं है तो स्वामित्व प्रमाण पत्र के साथ मालिक द्वारा प्रमाणित अनापत्ति प्रमाण पत्र। हमारे ग्राहक सेवा केंद्र का पता है पूर्वानंद प्लाजा, राम रघु हॉस्पिटल के सामने, चर्च रोड, आगरा, 49 सदर बाजार, शिवहरी रोड, शॉपिंग आउटलेट के सामने, आगरा और 286 जयपुर हाउस, एडीए कार्यालय के निकट, आगरा। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0562242554। साई आशा प्रॉपर्टीज, एडीए अप्रूव्ड कोठी प्लॉट्स खरीदने व बेचने के लिए संपर्क करें। ताज नगरी 2 में एडीए अप्रूव्ड प्लॉट्स के लिए संपर्क करें। पवन गोयल, साई आशा प्रॉपर्टीज, शॉप नंबर 56, 100 फुटा रोड, एडी हाइट, क्रॉसिंग ताज नगरी 2, आगरा। मोबाइल नंबर 9719000022। विश्वविद्यालय स्मारकों के आसपास लगे अतिक्रमण से सैलानियों को उठानी पड़ रही है भारी परेशानी, लेकिन संबंधित विभाग का इस ओर कोई भी ध्यान नहीं है। नतीजा ये है कि स्मारक के दीदार के लिए आने वाले सैलानी जाम में फंसकर स्मारक को देखने से वंचित रह जाते हैं। विश्वविद्यालय स्मारकों की खूबसूरती को बनाए रखने और स्मारक की सुरक्षा को देखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सन 2000 के आसपास एक आदेश पारित किया था कि किसी भी विश्वविद्यालय स्मारक के 500 मीटर के दायरे में ना तो कोई निर्माण कार्य होगा और ना ही किसी प्रकार का अतिक्रमण, ताकि स्मारक की खूबसूरती को कोई खतरा ना हो और स्मारक अपने पुराने रूप में ही बरकरार रहे, ताकि इन स्मारकों के दीदार को आने वाले पर्यटक इन स्मारकों को देख मुगलिया सल्तनत की रूपरेखा अपने जहां में बसा सके। लेकिन आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की लगातार होती अनदेखी के कारण ये स्मारक अपने ही अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं, जिसका एक प्रमाण सिकंदरा चौराहे के पास बने रामबाग पर देखा जा सकता है, जहां स्मारक के पास इतना अतिक्रमण है कि पर्यटक इस स्मारक के दीदार से पहले 4 बार सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, जिससे यहाँ दिन पर दिन पर्यटकों का ग्राफ गिरता जा रहा है। वहीं आज की तारीख में यहाँ इक्का दुक्का पर्यटक ही आते हैं, लेकिन विभाग को इससे कोई सरोकार नहीं। विभागीय अधिकारी न जाने कब अपनी गहरी नींद से जागेंगे और इन स्मारकों के पास से अतिक्रमण हटाएंगे, ताकि आने वाले समय में सिकंदरा से होने वाले राजस्व में और अधिक इजाफा हो सके। परिवहन निगम के यात्रियों को सुविधा देने के सारे दावे फेल होते नजर आ रहे हैं और वो सवारियों को सहूलियत देने में पूरी तरह से नाकाम है, जिसके चलते एमजी रोड पर संचालित होने वाली महानगर बसों के कम संचालन से यात्रियों को भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। आलम यह है कि लोग घंटों सिटी बसों के इंतजार में एमजी रोड पर खड़े रहते हैं। शहर में सिटी बसों की हालत बेहद ही खराब है, उस पर भी आने जाने के लिए समय पर लोगों को बसें नहीं मिलती, जिससे यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ता है और गंतव्य तक पहुंचने में भी देरी हो जाती है। ऐसे में विभाग के वो दावे साफ झूठे होते दिख रहे हैं, जिसमें प्रॉपर बस की सुविधा लोगों को मुहैया कराने की बात कही गई थी। अधिकारियों की बातें और वादों को शहर की जनता ने जरूर सच समझा था, लेकिन उनका दर्द वो खुद ही बयां कर रहे हैं। साधन नहीं है जाने के लिए, कई खड़े हैं, बहुत ज्यादा लोग दुनिया भर के खड़े हैं, हम भी खड़े हैं और भी लोग खड़े हैं। बसों की सुविधा है आपकी? कोई सुविधा नहीं दिख रही है यहाँ पर। रोड पे हम लगभग 60-70 गाड़ियाँ तो चला ही देंगे
और उनके फेरे ज़्यादा बढ़ा देंगे। फेरे बढ़ाने में वो गाड़ियाँ जो है पैसेंजर को उठाने लगेंगी और हम पैसेंजर की जो है व्यवस्था को सही बनाने के लिए गाड़ियों के फेरे बढ़ाते रहेंगे। तो अभी तक तो कोई बस आई नहीं है, इतनी भाई भीड़ खड़ी है, देख रहे हो, आप भी देख रहे हो, कुछ नहीं है कोई सुविधा। अधिकारी भी रहेंगे और हम भी जो है रूट पे देखेंगे, गाड़ियां चेक भी कराते रहेंगे, जिससे और कोई परेशानी भी होगी वो भी हम देखेंगे कि किसी तरह की कोई परेशानी होती है पैसेंजर की या किसी स्टाफ की, उसको भी हम देखेंगे। ये हमें टाइम से पहुंचना है, हमें ऑटो नहीं मिल रहा है, ऑटो मिल रहा है तो वो इतना किराया मांग रहे हैं 20 रुपीज़। अधिकारी भले ही सब कुछ ठीक होने की बात कहें, लेकिन हकीकत सबके सामने है। नहीं, आप खुद देख रहे हैं, एक भी बस नहीं है, बस है ही नहीं है, ऑटो नहीं है, हम कब से खड़े हैं यहाँ पे वेट कर रहे हैं। भूले से अगर कोई बस मिल भी जाती है तो उसमें भी चढ़ने की मारामारी लगी रहती है। अब इस जद्दोजहद में बुजुर्ग, बच्चों और महिलाओं को कितनी परेशानी झेलनी पड़ती होगी, ये बताने की जरूरत नहीं है। अब देखना ये होगा कि लोगों की परेशानी को कब तक विभाग गंभीरता से लेता है और कोई ठोस कदम उठाता है। समाज सेवा के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना चुकी इंडिया राइजिंग संस्थान की टीम ने आगरावासियों को साफ सफाई के लिए किया जागरूक। पत्रकारों से वार्ता करते हुए संस्थान के लोगों ने मीडिया का आभार जताया और सकारात्मक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए धन्यवाद दिया। इस मौके पर उन्होंने शहर के लोगों को भी वातावरण को साफ सुथरा बनाए रखने की अपील की। हम तो अकेले ही चले थे, आगे बढ़ते गए और कारवां बढ़ता गया। कुछ ऐसा ही कारवां इन दिनों शहर में अपनी पहचान बना चुकी इंडिया राइजिंग का भी है, जो 4 लोगों से शुरू हुई थी और आज 100 से ज्यादा सक्रिय सदस्य हैं, जो हर रविवार को शहर के किसी एक क्षेत्र में सफाई कार्य को अंजाम देकर प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही लोगों को अपने घर के आसपास साफ सफाई रखने के लिए जागरूक भी कर रहे हैं। हम लोग एक इंडिया राइजिंग ग्रुप के नाम से काफ़ी समय से 7-8 महीने से आगरा शहर में जगह जगह पर सफाई और ये सब प्रोग्राम कर रहे हैं। कई जगह हम लोग, जैसे भगवान टॉकीज आपने शायद देखा हो, आप यहाँ इतना गंदा चौराहा था, उसकी हम लोगों ने सूरत बदली है। तो अभी तक हम लोग आप लोगों से मुखातिब नहीं हुए थे, इसलिए हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। हम लोग बताना चाहते हैं हम लोग कौन हैं। 4 लोगों से शुरू हुए थे, आज 50-60 से ज़्यादा मेम्बर्स हैं हमारे, और जगह हर संडे इकट्ठा होकर सुबह 7 से 9 हम लोग अपना प्रोग्राम रखते हैं। जितने ज़्यादा लोग आगरा में हमसे जुड़ेंगे उतना ही आगरा का भला होगा। जब भी कोई विदेशी या देशी पर्यटक आगरा होके जाता है तो उसकी भावनाएं आगरा की गंदगी के प्रति बहुत बुरी होती हैं, जिसका पता हम इंटरनेट पर गूगल में एक वर्ड आगरा डाल के ही जान सकते हैं। तो अगर हम सब मिलकर काम करेंगे और आप उसमें सहयोग करेंगे, आप प्रसार करेंगे, प्रचार करेंगे हमारे कार्य का और उसको जन जन तक पहुंचाएंगे, तो लोग हमसे जुड़ेंगे, हर बस्ती, हर कॉलोनी के लोग, तो उससे आगरा का भला होगा, आगरा सुंदर दिखेगा, साफ दिखेगा। इस टीम पर भी सिर्फ चौराहों और साफ सुथरी जगहों पर सफाई अभियान चलाए जाने के भी आरोप लगते रहे हैं, जिस पर टीम के सदस्यों का कहना था कि हम लोगों ने सभी जगह को चिन्हित किया है। हमारा मकसद सिर्फ सफाई अभियान के माध्यम से लोगों को जागरूक करना है और जल्द मलिन बस्तियों को भी शामिल किया जाएगा। उनका कहना था कि हम लोगों का कारवां लगातार बढ़ रहा है, जिसके लिए हम मीडिया का भी दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और जहाँ तक मलिन बस्तियों की बात है, ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने शहर से ही शुरू किया, हम लोगों ने 4 लोगों से शुरू किया था और आज हम लोग 100 से ज़्यादा लोग हैं। आज आगरा के जितने भी समाज सेवी संस्थाएं हैं सब इंडिया राइजिंग के बारे में जान रही है, उनके कार्यों के बारे में जान रही हैं। जितने अधिकारी हैं वो भी इंडिया राइजिंग के कार्यक्रम, जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं उसको देख रहे हैं और उसकी सराहना भी कर रहे हैं। मलिन बस्तियों की जहाँ तक आपने बात करी, अभी हम लोगों ने गांधी स्मारक के ऊपर अपना कार्यक्रम 2 अक्टूबर को किया था। उसके पास में जो मलिन बस्ती है उसके लिए हम लोगों ने कार्रवाई करने की कोशिश करी है, उसके ऊपर हम लोग वर्क करेंगे। कर्नल सुनील चोपड़ा है वहाँ पे, जो है उसमें जो है टाइकोंडो बच्चों को सिखाएंगे, उनको जो है उनकी मैथ्स की क्लासेस और दूसरी क्लासेस लेंगे, जिससे कि उनको पढ़ाई में आगे बढ़ोतरी हो। ये एक संस्था देखा, इसके सारे मैंने स्टडी करा, तो एक वाकई के अंदर एक कुछ मतलब काम करके दिखा रहे हैं ना अपने हाथों से। और देखिए तो जैसा भी पूछ रहे थे कि कोई सरकारी अधिकारी या कोई पूछ रहा है, सरकारी अधिकारी को पूछने का कोई राइट ही नहीं है, वो अपने संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये जिम्मेवारी उनकी है शहर को साफ करना। फिर भी अगर हम लोगों ने देखा कि जब वो बिल्कुल एक नींद में सोए हुए हैं, तो हम लोगों ने जागरूक करने का प्रयास किया। और लगातार देखिए अब कर्नल साहब हैं, दुआ साहब हैं, अपने हाथों से सब ये प्रमोद सारे हमारे ये झाड़ू भाई साहब अपने हाथों से लगा के अपना रंगाई पुताई कर रहे हैं। तो कम से कम एक जो
जागरूक जो सोए हुए हमारे अधिकारी हैं उनको कुछ कानों में जूं तो रेंग रही है। प्रेस वार्ता के दौरान टीम इंडिया राइजिंग के सदस्यों ने 2 दिन पहले हुए चुनावों के बाद टीम के पदाधिकारियों के नाम की घोषणा की, जिसमें सुदर्शन दुआ को अध्यक्ष, डॉक्टर आनंद रॉय को उपाध्यक्ष व प्रवक्ता के साथ अन्य पदाधिकारी के साथ अन्य कई पदाधिकारियों के नाम शामिल थे। ताजनगरी को विश्व पटल पर दर्शाने के लिए राज्य और केंद्र सरकार करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा देती है। योजनाएं बनती हैं, पैसे भी खर्च होते हैं, लेकिन धरातल पर सब कुछ गोलमाल ही रहता है। ऐसा ही नजारा दिखाई दिया माल रोड पर, जहां लगे फुब्बारे महज शोपीस बनकर रह गए हैं। सरकारी योजनाओं का असली चेहरा देखना हो तो माल रोड पर लगे इन फव्वारों को देखिए। देश विदेश से आने वाले सैलानियों को रिझाने के लिए वीआईपी रोड पर करोड़ों रुपए खर्च कर फव्वारे लगवाए गए थे, लेकिन अधिकारियों की अनदेखी के चलते ये आज तक शोपीस बने हुए हैं। आखिर सरकारी योजना जो है, सरकार से पैसा आया, कुछ खर्च हुआ और कुछ पैसों का बंदरबाट हो गया। फव्वारे बन गए, लेकिन ऐसे फव्वारे जिनसे पानी की एक बूंद तक नहीं निकली, क्योंकि ऐसी योजनाओं से सिर्फ सरकारी मुलाजिम और कमीशनखोर ठेकेदारों का भला जो होना था। यहाँ एक और बात गौरतलब है कि इस मार्ग से हर रोज कोई ना कोई वीआईपी जरूर गुजरता है। इस मार्ग से सीएम साहब का काफिला निकलता है और इसी मार्ग के पास आगरा ही नहीं पूरे मंडल के सर्वोच्च अधिकारी का कार्यालय और निवास है, लेकिन किसी भी अधिकारी और माननीय ने इस ओर ध्यान देना जरूरी नहीं समझा। आखिर अब देखने वाली बात ये होगी कि इस सूखे पड़े फव्वारे में कब तक पानी गुलजार हो पाता है। डॉक्टर JN टंडन बने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष। तोता के ताल स्थित IMA ऑफिस में संपन्न हुई चुनाव में जिन्होंने 60 वोटों से जीत हासिल की। डॉक्टर टंडन के जीतने पर साथ ही डॉक्टरों ने खुशी जाहिर की और उन्हें शुभकामनाएं देते हुए उन्हें चिकित्सकों के हित में काम करने की उम्मीद जताई। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव में इस साल डॉक्टर JN टंडन ने बाजी मारी है, जिन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को 60 वोटों के अंतर से हराते हुए जीत हासिल की है। चिकित्सा क्षेत्र में ये चुनाव बेहद अहम माना जाता है, जिसमें संस्था के सदस्य अपने प्रतिनिधि का चयन करते हैं। इसके लिए बाकायदा इलेक्शन होता है, जिसमें शामिल होने वाले दावेदारों के नाम पर वोटिंग के बाद डॉक्टर के सालाना नेता की घोषणा होती है। सुझाव हैं, तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर हम लोगों ने इस चुनाव में अपनी भागीदारी की थी और अपनी दावेदारी भी प्रस्तुत की थी, और उन्हीं मुद्दों को लेकर हम भविष्य में इस IMA का स्वरूप बनाने की चेष्टा करेंगे सभी के सहयोग से। और हमारी ये चेष्टा रहेगी कि जनता और चिकित्सकों के बीच में आपसी सद्भाव, समन्वय और सहयोग कायम रहे। ऐसी इच्छा शक्ति के साथ हम लोगों ने इस चुनाव में विजयश्री प्राप्त की है और हम चिकित्सकों के सम्मान के लिए और स्वाभिमान के लिए अपना संघर्ष अधिकतम संगठित होकर जारी रखेंगे, ऐसी हमारी संकल्प है। JN टंडन जी प्रेसिडेंट इलेक्ट नेक्स्ट टाइम के लिए निर्वाचित हुए हैं और IMA जो एक यूनिटी है वो एक जिंदा रहे। IMA के तरफ से जो भी टंडन साहब ने अपने वादे किए हैं वो टंडन साहब अपना निभाएं, बस यही कामना है। IMA एकता बस बनी। अच्छे माहौल में चुनाव लड़ा गया। 2 लोग कंटेस्टेंट थे, डॉक्टर JN टंडन साहब और डॉक्टर कपूर साहब, और बहुत ही बढ़िया चुनाव हुआ। इसमें तकरीबन 550 लोगों ने 580 लोगों ने वोट डाला और उसमें लगभग 60 वोटों की मार्जिन से डॉक्टर टंडन साहब विजयी घोषित हुए हैं। एक पॉजिटिव माहौल लेते हुए अच्छा कार्य करने के साथ डॉक्टर टंडन ने अभी शब्द कहे और ये कहा है कि डॉक्टरों के हित के लिए हमेशा लड़ाई और आगे लड़ती जाएगी। मेडिकल लाइन में डॉक्टर JN टंडन कोई नया नाम नहीं है। उनकी लोकप्रियता और कार्यशैली के चलते अब आगरा के डॉक्टर्स ने भी उन पर भरोसा जताया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि डॉक्टर टंडन बाखूबी अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। इस मौके पर संस्था के सदस्यों ने ढेरों बधाइयां दी, जिसके लिए नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने भी उनका आभार जताया। ताज न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगरा शहर की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए ताज न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।